नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हैं, रासायनिक आबंध। इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु तथा परमाणु की संरचना और पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। दोनों में हमने पढ़ा था कि परमाणु तथा परमाणु के मॉडल में सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में पढ़ा, इसमें कौन कौन सी थ्योरी थी, किसने दिया था, और वेलोसिटी, एनर्जी और उसकी त्रिज्या की डेफिनेशन है, उसके फॉर्मूले, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम नंबर, सेल, ऑर्बिट, इनके बारे में पढ़ा था। फिर कुछ डेफिनेशनें पढ़ी थी, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार, सम बारीक, सम स्थानिक, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल्स, आवर्त सारणी पढ़ने के बाद में हमने लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर इसमें आ जाते हैं, SPD और F ब्लॉक। और उसके बाद में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक विज्ञान का, रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी दो प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। तो इसके बीच में जो ये बंध होगा, ये क्या रीजन हुआ कि ये बंध बना और किस प्रकार बनता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट। अक्रिय गैसों के अलावा, अक्रिय गैसें कौन सी गैसें होती है? 18 वर्ग की। 18 वर्ग को हम क्या बोलते हैं? तत्वों को अक्रिय गैसें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती है। अक्रिय गैसों के अलावा कोई दूसरा अन्य तत्व आवर्त सारणी का एकल स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के रूप में नहीं पाया जाता है। ओनली फॉर अक्रिय गैस ही ऐसी गैसें हैं जो स्वतंत्र रह सकती है, जिसको कोई नहीं छेड़ सकता, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, कहीं भी घूमे उसे कोई भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है। अक्रिय नाम ही इसीलिए बोला कि ये किसी से क्रिया नहीं करती है। लेकिन इसके अलावा पूरी पीरियोडिक टेबल में दूसरे जो भी तत्व हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं रहते हैं, वो किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन को ले ले, या तो ये H2 के रूप में रहेगा, या जल के साथ H2O के रूप में रहेगा, या पेरोक्साइड के साथ H2O2 के रूप में रहेगा। ये किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, अकेला नहीं रहेगा कोई भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैसों के अलावा। ऑक्सीजन को ले लो, या वो O2 के रूप में रहेगी, या CaOH O2 के रूप में रहेगी, या H2O के रूप में, किसी यौगिक के साथ या अणु के साथ जुड़ी हुई रहेगी। कोई भी तत्व इस पीरियोडिक टेबल का अकेला नहीं रहेगा। तो ये जुड़ता है तो इसके बीच में बंध बनता है। क्यों दो परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं? क्या ऐसी कंडीशन आ गई कि इनको जुड़ना पड़ा? अणु में परमाणु के बीच में लगने वाले जो परमाणु होते हैं वो आपस में पास आते हैं। पास क्यों आते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। और उससे क्या बन जाएंगे? अणु बन जाएंगे। अणु और परमाणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। केमिकल बॉन्डिंग। प्रत्येक परमाणु बंध क्यों बनाता है? दो परमाणु आपस में पास क्यों आते हैं? क्यों अणु बनाते हैं? क्यों जुड़ते हैं? स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ऊर्जा को न्यूनतम करेंगे, अपनी ऊर्जा को न्यूनतम करेंगे। ऊर्जा को न्यूनतम करने से क्या होगा? उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। ऊर्जा को न्यूनतम और स्थायित्व को अधिकतम करने के लिए ही बंध निर्माण करते हैं। किस प्रकार करते हैं? देखो, माना कि दो परमाणु है A और B, A और दूसरा परमाणु भी A मान लो। दोनों की ऊर्जा क्या है? 0 मान लो या अनंत मान लो, कुछ भी मान लो। जब ये दूर रहेंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब ये एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे, ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, क्यों आएंगे पास? क्योंकि परमाणु में हम जानते हैं क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी परमाणु में नाभिक होगा और नाभिक के चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और उस परमाणु के नाभिक के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। और इस नाभिक और उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ये दोनों अपने एक दूसरे को क्या बुलाएंगे? पास बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? पास से। विपरीत लिंग के बीच में क्या होता है? आकर्षण। और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। फिर आता है दोनों के नाभिकों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्योंकि सेम को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। इसके बीच में क्या होगा?
प्रतिकर्षण। जब ये दोनों के एक दूसरे के पास आएंगे तो इससे आकर्षण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण ज़्यादा होगा तो ये क्या आएंगे, पास आएंगे। और जब बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, जब से ये एनर्जी का हम डायग्राम मानते हैं, इसमें यहाँ दूरी लिखते हैं, इनके बीच की दूरी जब अनंत होगी तो ऊर्जा क्या होगी, बहुत ज़्यादा या पॉजिटिव ये ऊर्जा। जैसे ये परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऊर्जा कम होती जाएगी। जब ऊर्जा कम होती होती मिनिमम, अर्थात दोनों आपस में बहुत पास आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, बंध बना लेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम। फिर वो और पास में आएंगे, जब ये बहुत ज़्यादा पास में आने लग जाएंगे तो इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच में क्या लगने लग जाएगा, प्रतिकर्षण। क्या लगने लग जाएगा, प्रतिकर्षण। और इसके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग जाएगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूरी क्या हो गई, कम, और दूरी ज़्यादा होती है तो आकर्षण ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे इनके बीच में दूरी ज़्यादा थी तो आकर्षण था, और जैसे जैसे दूरी कम होने लगी तो क्या हो गया, प्रतिकर्षण प्रभावी हो गया। और प्रतिकर्षण प्रभावी हो गया कि ऊर्जा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अगर ऊर्जा बढ़ने लगे तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्थायित्व तभी रहता है जब उसकी ऊर्जा क्या हो, कम हो। अगर ऊर्जा बढ़ने लग जाए, अर्थात ऊर्जा ज़्यादा हो जाए किसी भी परमाणु के अंदर, उसके सिस्टम की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः कोई भी दो परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे अपनी ऊर्जा को मिनिमम करने के लिए, और स्थायित्व, जब उसकी ऊर्जा मिनिमम होगी तो वो स्थायित्व क्या होगा, मैक्सिमम। स्थायित्व क्या होगा, मैक्सिमम। ऊर्जा क्या है इसमें, मिनिमम। ऊर्जा मिनिमम होगी तो स्थायित्व क्या होगा, मैक्सिमम। ऊर्जा को मिनिमम और स्थायित्व को अधिकतम करने के लिए क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। और जो बंध बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध, अर्थात केमिकल बॉन्ड। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को न्यूनतम और स्थायित्व को अधिकतम करके दो परमाणु आपस में पास आकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्यों पास आते हैं, क्योंकि इसके स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए। स्थायित्व में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या सभी परमाणु ऐसा करते हैं, यस। अक्रिय गैसों को छोड़ के बाकी सभी परमाणु बंध बनाकर रहते हैं। क्यों रहते हैं, स्थायी और स्थायित्व में वृद्धि और ऊर्जा को मिनिमम करने के लिए। नेक्स्ट आता है, ये क्यों करते हैं, अपने स्थायित्व को अधिकतम कैसे बनाते हैं, कि कोई भी परमाणु के संयोजी कोष कौन सा होता है, सबसे बाहर वाला कोष कौन सा होता है, संयोजी कोष। कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में, संयोजी कोष कौन सा, बाहर वाला कोष, बाहर वाला कोष कौन सा कोष होता है, संयोजी कोष। कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर उसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो क्या होगा, स्थायी होगा। उसके बाद में वो बंध बनाने की इच्छा नहीं रखता। जैसे अक्रिय गैस होती है, उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो कोई भी तत्व या परमाणु अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए बंध का निर्माण करता है, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, बंध का निर्माण करता है। बंध निर्माण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी, क्योंकि बंध निर्माण करेगा तो उसकी सिस्टम की ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, इसीलिए खुद की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जब दो परमाणु के बीच में बंध बनता है तो हमेशा ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी। ऊर्जा क्या करेगी, निकलेगी। ऊर्जा निकलने को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। ऊर्जा निकले को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा था आपके जेट के पेपर में कि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, और ऊष्माशोषी में ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित करते हैं, और उसे हम पॉजिटिव इनसे दर्शाते हैं। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है और ऊष्माशोषी में ऊर्जा क्या होती है, ली जाती है बाहर से, किसी सिस्टम के सराउंडिंग से, वातावरण से ऊर्जा ली जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। लेकिन उस बंध निर्माण के समय क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ब्राह्यतम कोष के बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे, जैसे हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है रे, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें बाहर वाला कोष कौन सा हो गया रे, बाहर वाला जो सबसे बाहर है, तो बाहर वाला ये 3s है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है।
कोई भी अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करेगा, बंध निर्माण करेगा। तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसकी क्या जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कितने की, 7। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसकी कैपेसिटी अर्थात एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए इसको कोई भी ऐसा तत्व नहीं मिलेगा जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की मांग क्या कर ले, पूरी कर ले। तो ये क्या करता है, इस एक को ही क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। ये डोनेट कर दिया तो अब बाहर वाला कोष कौन सा बन गया, ये बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये खत्म हो गया तो बाहर वाला ये बचा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0, 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कैसे होते हैं, 2 S में और 6 कितने होते हैं, P में। S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और P में कितने, 6। ये बाहरतम कोष बन गया। तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। क्या हो गया, स्थायी हो गया। क्यों हो गया स्थायी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्थायी होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या हो गई, मिनिमम हो गई। इसलिए हम लिखते हैं सोडियम पर +1। +2 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसको संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो भी हो जाएंगे, 2 कर देंगे तो इसमें कितने रह जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसमें से एक निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लो, क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, क्लोरीन आता है 70 नंबर पर, 17 नंबर पर। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब इसके संयोजी कोष किसको बोलेंगे हम, इसको संयोजी कोष नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको संयोजी कोष बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे बाहर वाला कोष है, और सबसे बाह्यतम कोष को हम क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। और कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है स्थायी रहने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरत है, अगर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके पास स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस पर इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऊपर चार्ज क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। इसलिए हम क्लोरीन पर लिखते हैं -1, कभी -2 लिखा हुआ नहीं देखा, -1 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक किसी से ले लेता है। तो कितने हो जाएंगे, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा, 1s2, 2p6, यहाँ तक सेम आएगा, 3s2 और 3p6 हो जाएगा। अब बाहर वाले कोष में कितने हो गए, 8, और बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कोई भी तत्व क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अब ये सोडियम पर तो होता है प्लस, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इसमें क्या हो जाएगा, और देता है तो स्थायी हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो स्थायी हो जाएगा। और प्लस और माइनस आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और एक यौगिक बन जाएगा NaCl, जिसे हम बोलेंगे आयनिक बंध, जो हम नेक्स्ट इसका टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या लिखा था, एक अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, स्थायित्व बढ़ जाएगा, ऊर्जा क्या हो गई, मिनिमम हो जाएगी। संयोजी कोष किसे बोलते हैं, बाहर वाले कोष को। जैसे 1s, 2s, 2p, इनको बाहर वाला कोष नहीं बोलेंगे, जो सबसे बाहर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाहर वाला कोष। बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोल देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बंध निर्माण सदैव उष्मा सेपी प्रकार में, इसमें ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। नेक्स्ट आता है, लुईस ने जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे सोडियम में हमने पढ़े थे बाहर वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी प्रकार लुईस ने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को निरूपित करने के लिए बिंदु, छोटे छोटे बिंदु इसके किसी भी तत्व के ऊपर लगाए, सरल संकेतों के रूप में निरूपित किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लुईस प्रतीक। लिथियम कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2, 1s2 और 2s1, 2 और 1 3। बेरिलियम कितने नंबर पर आता है, 4। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लेगा, 1s2, 2s2। बोरॉन कितने पर आता है, 5। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p1। कार्बन कितने पर, 6 पर। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन 7 पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p3। आधा भरा हुआ पी कक्षक। ऑक्सीजन का
8 क्या है, परमाणु क्रमांक। तो जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन स्थिति में उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9। और नियोन कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। अब इसमें देखो बाहर वाला कोष कौन सा है, उनकी हम पहचान करनी है। तो इसमें ये 1 और 2 कोष है, तो सबसे बाहर वाला कोष कौन सा हो गया, 2। इसमें 2 कोष है, बाहर वाला कौन सा, ये। इसमें भी 2 कोष है, बाहर वाला कौन सा कोष हो गया, ये। और इसमें भी 2 कोष है, तो बाहर वाला कोष कौन सा हो गया, बाहर वाला कौन सा हो गया, ये। और इसमें भी 2 है, तो बाहर वाला ये बाहर वाले कोष है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन या तत्व या परमाणु अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। कितने, 8। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है रे, 1 है, और इसके 2, और इसके 3, इसके कितने रे, 4, इसके 5, इसके 6, और इसके 7 है, और इसके 8 है। संयोजी कोष में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी से रिएक्शन करेगा क्या, किसी से अभिक्रिया करेगा क्या, नहीं करेगा। इसलिए हम अक्रिय गैसों को बोलते हैं किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए लुईस नाम के वैज्ञानिकों ने संकेतों का प्रयोग किया, उससे हम क्या बोलते हैं, लुईस निरूपण या लुईस संकेत। जैसे इसके पास ब्रायनतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम एक बिंदु के रूप में बता दिया, और यही क्या है, लुईस निरूपण। इसके ब्रायनतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। लुईस ने इन इलेक्ट्रॉन कौन से, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए किसका उपयोग किया, संकेतों का, और उससे हम क्या बोलते हैं, लुईस प्रतीक। इसके बाहर वाले कोष में कितने, ये बाहर वाला क्यों बोलेंगे, क्यों, 1 पूरा भरा हुआ है, और बाहर वाला ये, इसको 2 बिंदु से दर्शा दिया। ये क्या निरूपण है, लुईस निरूपण। ऐसे क्यों सुना सकता है, निम्न में से किसका लुईस निरूपण सही हो। अगर आपके बेरिलियम के पास ऐसे 4 बिंदुएं लगा दी तो वो सही नहीं होगा, 2 ही सही होंगे। लुईस निरूपण किन इलेक्ट्रॉन को बताता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, सबसे बाहर वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बोरोन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। और इन 3 बिंदुओं के रूप में बताएंगे। कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 बिंदुओं के रूप में बता देंगे। नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो 5 बिंदुओं के रूप में बता देंगे। ऑक्सीजन के पास 6, तो 6 बिंदुओं के रूप में बताएंगे। किसने बताया, ये लुईस ने। क्या बताया, संयोजी इलेक्ट्रॉन को किसके रूप में, सरल संकेतों के रूप में, और उस संकेतों को क्या बोलते हैं, लुईस प्रतीक। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 6 और 7, और नियोन के पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 के 8 है, इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है, नाम से इष्ट में अष्टक मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम, और स्थायित्व क्या होगा, अधिकतम। और जिसकी ऊर्जा मिनिमम है, स्थायित्व अधिकतम है, और वही क्या होंगे, अष्टक नियम का पालन करेंगे। क्या है अष्टक नियम, अष्टक नियम, ऑक्टेन लॉ। लुईस और कोसेल नाम के 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था क्या अक्रिय गैस स्थायी क्यों होती है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला क्या कारण है, अक्रिय गैस किसी से रिएक्शन नहीं करती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, स्थायी होती है। तो उसने देखा कि उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसने यहाँ से एक प्रश्न उठा कि क्यों ना सभी तत्व होते हैं वो संयोजी कोष में अपने कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हम पढ़ेंगे। क्या कहा इसने कि अक्रिय गैसों के ब्रायनतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्थायी होती हैं। अतः कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर, जैसे हमने पढ़ा था सोडियम ने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। कोई भी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सर्वाधिक स्थायी, अक्रिय गैस सर्वाधिक स्थायी है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अतः कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन देकर किसी इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन लेकर किसी से ले लिया तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस। या साझा करके अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, उससे अपने ले लिया, उससे संयोजी बंध बना के, तो उससे क्या बोलेंगे, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन करता है और स्थायित्व
प्राप्त करता है और स्थायित्व प्राप्त होगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, मिनिमम। ऊर्जा क्या हो जाएगी, मिनिमम। इसे हम क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी को देकर या किसी से लेकर या साझा करके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसे हमें क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। कैसे करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के बीच आयनिक बंध या शेष संयोजक बंध। आयनिक बंध पढ़े थे हमने, जैसे NaCl, एक पर प्लस था एक पर माइनस था, दोनों के बीच में ये इसको दे दिया ये इसको दे दिया, क्या बन गया, शेष आयनिक बंध। शेष संयोजक बल H2 के बीच में, O2 के बीच में या N2 के बीच में। उपशेष संयोजक बल, किसी को दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने दान कर दिए तो उससे हम क्या बोलेंगे, उपशेष बंध बनाकर क्या होते हैं, संयोजित होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन कितने करते हैं, 8। और स्थायित्व क्या करते हैं, मैक्सिमम, और ऊर्जा को क्या करते हैं, मिनिमम। और इसे हम क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। एक बार वापस देखो, अष्टक नियम किसे बोलते हैं, लुईस और कोसेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन 8 कैसे प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या साझा करके। अब हम पढ़ेंगे अष्टक नियम के अपवाद कौन कौन से, ऐसे कौन से तत्व हैं जो अष्टक नियम का अपवाद नहीं करते हैं, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं फिर भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन, इसके प्रायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो देखिए 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े, इसके पास 1s और इसके पास 1s, दोनों को जोड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी हम मानते हैं H2 क्या है, स्थायी है। H2 क्या है, स्थायी है। कुछ तत्व होते हैं जो बंध निर्माण के बाद भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रखते हैं, 2 ही रखते हैं। और जबकि अष्टक नियम क्या कहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। वही क्या होगा, स्थायी होगा। लेकिन इसके पास कितनी रहती है, 2 ही रहती है, फिर भी ये क्या है, स्थायी है। इसको हम क्या मांग सकते हैं, अष्टक नियम का अपवाद। किस किस को, हाइड्रोजन और लिथियम को। दूसरा होता है कि बंध निर्माण के बाद भी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 8 से कम रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण अष्टक, जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन है। BCl3, इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक का पूरा हो जाएगा लेकिन दूसरे का पूरा नहीं होगा। बोरोन कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। ब्रैनतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक पूरा हो रहा है क्या, नहीं पूरा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अष्टक नियम का अपवाद। BeF2, बेरिलियम 1s2 2s2। ब्रैनतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा हो रहा है क्या, नहीं पूरा हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी कितने होंगे, 4। ये 3 है, 3 इस क्लोरीन से लेंगे तो भी कितने होंगे, 6। तो अष्टक नियम के क्या हो गए, अपवाद। बोरोन F3, ये भी अष्टक नियम का क्या है, अपवाद। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1। कितने हो गए, एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। 13 नंबर पर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। ब्रैनतम कोष कौन सा हो गया, ये। बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या अष्टक पूरा है क्या इसका, नहीं है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से लेगा, फिर भी अष्टक पूरा होगा क्या, नहीं होगा। BeO3, इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण अष्टक युक्त यौगिक। दूसरा आता है अष्टक प्रसार। अष्टक का मीनिंग 8, प्रसार यानी ज़्यादा हो जाते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो भी वो यौगिक क्या होता है, स्थायी होता है। इसको अष्टक नियम नहीं समझा सका। बंध निर्माण के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक हो जाती है तो हमें उसे क्या बोलते हैं, अष्टक नियम का अपवाद। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप ऐसे देख सकते हो, इसका वर्ग संख्या कितना है, फॉस्फोरस, जो भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने, जैसे 13 14 वर्ग 15 वर्ग 16 वर्ग और 17 वर्ग और 18 वर्ग, इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम वर्ग संख्या से भी पहचान सकते हैं। जैसे 13 वर्ग है, उसमें बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन होते हैं। बोरोन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने होंगे, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में कितने होंगे, 5, ऑक्सीजन में बाहर वाले कोष में 6, फ्लोरीन में 7 और नियोन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये क्या होते हैं, बाहर वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो हम वर्ग संख्या अगर हमें पता हो तो बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम बता सकते हैं। तो ये फॉस्फोरस कहाँ आता है, नाइट्रोजन के नीचे। कितने ब्रांतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 ये किसी से ले लिए तो कितने होंगे, अब 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो गए, फिर भी PCl5 बनता है। एक क्वेश्चन आता है PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है रे? क्या कारण है कि नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, वो तो 5 बंद बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन 5 बंद नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3 होता है, और फॉस्फोरस का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। क्या होगा, 3p3। इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। लेकिन अंदर वाले में क्या है, 2 भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, 2 भरे हुए एक कक्षक है, इसमें भी एक भरा हुआ है। तो हम जहाँ आगे पढ़ेंगे, कोई भी बंद उतने बंद बना सकते हैं जितने पास उसके युग्मित इलेक्ट्रॉन या खाली कक्षक हो। तो इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो नाइट्रोजन 3 बंद बना सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उस स्टेशन में बना टोटल 4 बंद बना सकता है। 5 कभी भी नहीं बना सकता। ये 5 कैसे बना सकता है, क्योंकि 3p के बाद में 3d आता है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, खाली होता है, और इसमें 2d नहीं आता है, इसलिए नाइट्रोजन 5d 5 कक्षक या 5 बंदे नहीं बना सकता, और फॉस्फोरस 5 बंदे बना सकता है, क्योंकि 3d पूरा का पूरा उपकोष फॉस्फोरस के पास खाली होता है। फिर आता है ClF6, क्लोरीन ब्रांतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और ये 3 किसी से ले लिए कितने हो गए, 10। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 8 से ज़्यादा हो गए, तो अष्टक नियम का क्या हो गया, अपवाद। कौन, ClF6। ऐसे क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन अष्टक नियम का अपवाद है और कौन सा नहीं है। SF6 सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, कितना होता है, 6 + 6 12, 8 से ज़्यादा हो गए। सल्फर 6 + 4 10, 8 से ज़्यादा हो गए। IF3 7 + 5 12, 8 से ज़्यादा हो गए, और 7 + 7 हमने 7 कैसे लिखा, वर्ग संख्या से, और 7 क्या लिखा, ये 7 जुड़े हुए हैं। जिनोन F2, जिनोन कितने पर, 8 पर आता है, और ये F2 कितने पर आता है, 2 पर। तो कितने हो गए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। इनको हम क्या बोलते हैं, अष्टक नियम का अपवाद। और XeF4 टोटल कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। कैसे हुए, 8 + 4, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, अष्टक नियम का अपवाद बोलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विषम इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन संख्या कैसी है, विषम संख्या, या 8 से कम भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। इसने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वही स्थायी होंगे, लेकिन किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 8 से कम है, किसी के पास 8 से ज़्यादा है, फिर भी वो स्थायी है, और किसी के पास विषम संख्या में, तो वो क्या करेगा। ऐसे यौगिक जिनके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, टोटल कितने हो गए, 15। तो ये क्या विषम है, सम में, विषम में, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, विषम हो गई, तो वो क्या अष्टक नियम का अपवाद होगा। NO2, नाइट्रोजन की कितनी, 7, ऑक्सीजन 1 का 8 है, 2 में पास कितने हो गए, 16, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 23, विषम है या सम, विषम। ClO2, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 17, और ऑक्सीजन का 8 और 8 16 और 17 कितने हो गए, 33, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। अब मैं 17 इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला, क्लोरीन के पास 17 है, क्योंकि ये 17 नंबर पर आता है। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, वो आपको 1 से 30 तक पूरे एलिमेंट्स के नाम और उसके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक और नाम। उससे हम अगर जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। CF3, कार्बन कितने पर आता है, 6 पर, और 6 3 कितने होते हैं, 9। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि ये 9 और 9, 1 का 9, 27, 27 और 6 33। ओके, एक है NO2। अगर हम इसको 0 सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे, तो ये द्विलवकीकरण हो जाएगा, अर्थात N2O4 बन जाएगा। क्या बनाएगा, N2O4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 + 16।
और इसमें कितने 14 + 16। और रूम टेम्परेचर पर अगर इसको वापस ठंडे करेंगे, वापस इसमें कन्वर्ट, ये कैसा है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय उसमें बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होता। किसी कक्ष में अगर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाए, जैसे ये कक्ष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा भरा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सॉरी अनुचुंबकीय। क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। यह नाम है अनुचुंबकीय। क्या नाम है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय जिसके पास ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। और जिसके पास ए युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, किसी कक्षक में 6, पी कक्ष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक हो रहे, और 3 में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना रहा, 0 रहा।